चलिए, अ वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने कल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स डिस्कस किया था, जूलॉजी पोर्शन भी और बॉटनी पार्ट भी। हालांकि बॉटनी में अभी कुछ पार्ट बचा हुआ है उस चैप्टर का, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी के अंडर चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी 12th विच इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पूरी यूनिट में से 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं और पर्टिकुलरली इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, हमने कल ऑलरेडी क्लास में पढ़ा था कि 3 तरह के इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सेक्सुअल, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में दो क्या क्या चीजें होती हैं? गैमीटोजेनेसिस यानी गैमीट फॉर्मेशन, और दूसरा गैमीट का ट्रांसफर। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। तो सेम चीजें यहाँ भी होंगी, क्योंकि ह्यूमंस हैं, हम एनिमल्स हैं, हमारे में भी यही होगा। तो पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में गैमीट का ट्रांसफर होगा। बट ह्यूमंस के अंदर गैमीट का ट्रांसफर एक स्पेशल मैकेनिज्म से होता है, जिसमें कि पेनिस वजाइना के अंदर इंसेमिनेट करता है। इसीलिए हमने यहाँ गैमीट ट्रांसफर ना लिखकर डायरेक्ट इंसेमिनेशन लिख दिया। ये दोनों हो गए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसके बाद में होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन यानी शादी, इसको हम कह सकते हैं सिनगैमी। तो इसके बाद हुआ सिनगैमी। अब इसके बाद जो भी इवेंट्स हैं ये सब, इन सब को हम क्या कहेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी के रिजल्टेंट पहले जाइगोट देखेंगे। कैसे? जाइगोट डिप्लॉइड सेल है, यहां से एक्चुअली न्यू इंडिविजुअल की शुरुआत हो गई है। फिर जाइगोट में क्लीवेज डिविजन्स होंगे, फिर क्लीवेज के बाद मॉड्यूला बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर वो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट करेगा, यूट्रस के अंदर धसेगा, उसे हम कहेंगे निडेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हम आगे भी पढ़ेंगे, पर इसे अभी भी याद रखिए कि किस स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है? ब्लास्टोसिस्ट। और ये होता है फर्टिलाइजेशन के, सारा टाइम हम फर्टिलाइजेशन से काउंट करते हैं। जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर मंडे फर्टिलाइजेशन हुआ 1 जनवरी को, तो 6 या 7 जनवरी को इम्प्लांटेशन होगा, यानी कि डे 6 या 7। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ये सब कुछ फर्टिलाइजेशन से देखते हैं। इसके बाद में ये एम्ब्रियो जब ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में अच्छे से इम्प्लांट हो जाएगा, हम सब इवेंट्स पढ़ेंगे, तो फिर उसमें धीरे धीरे चेंजेस होंगे, उसमें जर्म लेयर्स बनेंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, क्योंकि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। फिर उन तीनों जर्म लेयर से सारे बॉडी के ऑर्गन्स बनेंगे, जिसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहेंगे। फिर ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होंगे। ये सब कुछ जो होगा वो पूरे 9 मंथ में होगा। मोटा मोटा हम 9 महीने बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो 9 मंथ 7 डेज है, या 280 डेज, या 40 वीक्स। इसे कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। इसमें ये सारे चेंजेस होने वाले हैं। कब क्या होने वाला है वो हम पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये सब कुछ जो काउंटिंग होती है ये फर्टिलाइजेशन से होती है। और जब 9 मंथ 7 डेज के बाद में वो फीटस मैच्योर हो जाएगा, तब उसको, अब अंदर ही थोड़ी ना उसको जिंदगी भर रखना है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं चाइल्ड डिलीवरी, या टेक्निकली पार्चुरेशन। और फिर जब उसकी डिलीवरी हो गई, तो हम विवीपैरस हैं, तो हम, जो मदर है वो उसको नर्चर करेगी, उसको नरिश करेंगी, उसे हम कहते हैं लैक्टेशन यानी ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये सारी स्टेजेस जो हैं उसके बारे में हमें इस चैप्टर में कवर करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें फर्स्ट इवेंट जो स्टार्ट करना है वो है गैमीटोजेनेसिस, यानी गैमीट का फॉर्मेशन। और गैमीट का फॉर्मेशन समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि जिस स्ट्रक्चर में गैमीट बनेगा, जिस ऑर्गन में, जिस सेक्स ऑर्गन में, गोनैड में, उसका स्ट्रक्चर हमें आता हो। तो पहले हम मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम गैमीट फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर इंसेमिनेशन, और फिर आगे की कहानी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हर वर्ड, हर लाइन जो इस क्लास में मैं बोलूंगी उस पर क्वेश्चन आता है, आया हुआ है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो सेक्स ऑर्गन है, यानी गोनैड, यानी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो क्या होता है? टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब पूछते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उस ऑर्गन को बोलते हैं जिसमें 2 काम होते हैं। नंबर 1, एक गैमीट बनेगा। जैसे फीमेल्स में ओवरी है तो उसमें एग बनना चाहिए, इसमें स्पर्म बनना चाहिए। और दूसरा, इसमें सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होना चाहिए, जैसे करें तो टेस्टोस्टेरॉन, जितने भी एंड्रोजन्स हैं। या फीमेल्स में बात करें तो ओवरी से ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन वो रिलीज होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है, ये 2 क्राइटेरिया जो फुलफिल करे वो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और मेल्स के केस में वो हो जाएगा। ये जो टेस्टिस है ये स्क्रॉटम के अंदर रहता है, और अगर मेल की बॉडी को कोई बाहर से देखे एक्सटर्नली, तो हमें एक तो स्क्रॉटम दिखता है,
पेनिस नहीं दिखता, सॉरी ये टेस्टिस नहीं दिखता, वो तो स्क्रॉटम के अंदर है, लेकिन स्क्रॉटम बाहर से आप देख सकते हैं और पेनिस बाहर से देख सकते हैं। बाहर से देख सकते हैं इसीलिए ये हो गए एक्सटर्नल जेनिटिलिया, तो इसमें पेनिस आ जाएगा और स्क्रॉटम आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में टेस्टिस में तो स्पर्म प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो स्पर्म को हमें पेनिस तक पहुंचाना है, जहां फाइनल ओपनिंग है जिसके थ्रू वो स्पर्म्स रिलीज होंगे और फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर डिपॉजिट होंगे। तो हमें एक डक्ट का सिस्टम चाहिए, कह देंगे एसेसरी डक्ट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये स्पर्म्स अकेले नहीं जा सकते हैं, इनको खाना पीना भी चाहिए, इनको अपनी सवारी भी चाहिए। भाई ये दूसरे देश में जा रहे हैं, फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट में जा रहे हैं, वहाँ भरोसा नहीं है खाना पीना मिले, सवारी मिले, मदद मिले, नहीं मिले, तो ये सब कुछ इनको जुगाड़ जो है वो ईश्वर ने खुद ही दे रखा है। यानी यहाँ पर मिलेंगे हमें ग्लैंड्स, आप एसेसरी ग्लैंड्स भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हमें कवर करना है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ टेस्टिस से। अब टेस्टिस जो है, पहला क्वेश्चन, टेस्टिस जो है ये बोलना नहीं है, जब पूछे तब बोलना है क्योंकि बाकियों को डिस्टर्ब होगा। ये 4 to 5 सेंटीमीटर लंबा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 2 to 3 सेंटीमीटर चौड़ा है। तीसरा क्वेश्चन, इसकी लोकेशन ये स्क्रॉटम में है, यानी इनसाइड द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। इसे कहते हैं आउटसाइड, मतलब हमारा जो मेन बॉडी है उसके बाहर स्क्रॉटम लटके हुए हैं। सो दिस इज कॉल्ड कि ये बॉडी के बाहर है। अब ये क्यों बॉडी के बाहर है? बॉडी के बाहर मतलब एब्डोमेन के बाहर है, एब्डोमिनल कैविटी में नहीं है, यानी एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्ट्रक्चर है। और ये क्वेश्चन आप घिसा पिटाए आप सबको आता है, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो स्पर्म्स बनेंगे उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो अराउंड 34-35 डिग्री सेल्सियस होता है, और हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब स्पर्म्स बनाने के लिए हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं कर सकते क्योंकि बाकी प्रोसेसेस के लिए 37 चाहिए। तो नेचर ने क्या जुगाड़ किया कि इसको स्क्रॉटम के अंदर डिसेंड कर दिया ताकि वहां पर टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहे, विच इज असेंशियल मस्ट फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। जितने स्टार लगाने हैं उतना स्टार वाला ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा, ठीक है। स्क्रॉटम में स्क्रॉटल सैक में रहेगा, कितने नंबर में होंगे? 2, 1 पेयर, 1 इन राइट 1 इन लेफ्ट, सिंपल से क्वेश्चंस है। तो सपोज करो ये स्क्रॉटम है। अब पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये इसी स्क्रॉटम के अंदर फॉर्म हुए या एब्डोमेन में फॉर्म हुए और फिर स्क्रॉटम में आए? तो ये फॉर्म होते हैं एब्डोमेन में और प्रेगनेंसी के 7 मंथ से ये डिसेंड करना शुरू करते हैं और स्क्रॉटम में फाइनली डिसेंड कर जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर ये डिसेंड कर रहे हैं, मान लो यहाँ एब्डोमेन है, ये बॉडी के बाहर स्क्रॉटम है, तो भाई कोई पुल तो होना चाहिए ना जिसके थ्रू ये आएंगे। उस पुल का नाम है इंग्वाइनल कैनाल। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्टिस डिसेंड्स फ्रॉम एब्डोमेन इनटू स्क्रॉटम थ्रू दिस इंग्वाइनल कैनाल। एक बार जब डिसेंड हो जाता है तो आपको क्या लगता है, क्या ये इंग्वाइनल कैनाल पूरी तरह बंद होनी चाहिए या पूरी तरह खुलनी चाहिए? ये ना पूरी खुलती है ना पूरी बंद होती है, थोड़ा तो बंद हो जाता है, फाइबर डिपॉजिट हो जाता है, वरना एब्डोमेन से पता पड़ा गलती से इंटेस्टाइन्स इसमें आ गई। और ये होता भी है। इंग्वाइनल हर्निया क्या है? हर्निया यही है जिसमें इंटेस्टाइन्स नीचे डिसेंड कर जाती हैं अपनी पोजीशन से। तो ये थोड़ा तो फाइब्रस होगा, लेकिन कुछ एरिया खुला भी होना चाहिए। वो क्यों खुला होना चाहिए? क्योंकि इसे ब्लड सप्लाई चाहिए, इसे नर्व सप्लाई चाहिए, और ब्लड वेसल्स तो हार्ट से आ रही है, अयोटा उसी की तो ब्रांचिंग है सारी, वो तो एब्डोमेन बॉडी के अंदर है। तो जो टेस्टिकुलर आर्टरी आनी है या यहाँ से टेस्टिकुलर वेन जाएगी जो इंफीरियर वेनिक एवा में फिर जाकर ऐड करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, या जो नर्व्स आएंगी या जो लिम्फेटिक्स है वो सब के साथ भी तो इसका कनेक्शन रहना चाहिए। इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। दिस इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्वेश्चन आता है, through spermatic cord testicular artery enters into testis, testicular vein exits into abdomen, nerves enter, lymphatics enter। ये 4 चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ूं। अब ये जब इसके अंदर है तो भाई यहाँ तो ग्रेविटी का इफेक्ट है, तो पता पड़ा ये तो लुढ़क गए, इधर आ गए। तो नेचर ने क्या किया है, यहाँ एक फाइब्रस बैंड बनाया है। ये क्वेश्चन आता है, ऐसा बैंड है जो टेस्टिस को किससे जोड़ रहा है? लोअर एंड ऑफ स्क्रॉटम से, और इसे कहते हैं गुबरनैकुलम। बिल्कुल फाइब्रस बैंड है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब ये टेस्टिस क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट को एक्सपोज्ड है, मान लीजिए जब ठंड आई, बहुत तेज सर्दी पड़ी, हो सकता है अभी जैसे अपन बात कर रहे हैं कोटा में 3-4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, जब इतनी ठंड है तो इस पे भी तो सर्दी का इफेक्ट आएगा।
तो पता पड़ा कि होना तो 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, और ये 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, इस पर भी स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा। तो नेचर ने क्या किया है, इसको दो मसल्स दी हैं। एक दी है डार्टोज मसल जो सिर्फ स्क्रॉटम में रहती है, पूरे में रहती है, मैं एक रही हूँ, और एक दी है क्रीमास्टर मसल जो टेस्टिस राउंड भी रहती है और स्पर्मेटिक कॉर्ड की तरफ भी रहती है। तो दो मसल्स के नाम रटे होने चाहिए, एक डार्टोज और एक क्रीमास्टर। अब ये मसल्स क्या करती हैं, देखिए रटने की जरूरत नहीं है। सी से क्रीमास्टर, सी से कॉन्ट्रैक्शन, कोल्ड, यानी जब कोल्ड वेदर होगा ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये स्क्रॉटम को, टेस्टिस को थोड़ा सा अपनी तरफ पुल करेगी, क्योंकि देखो ये ऐसे लगी हुई है, तो ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगी, यानी थोड़ा सा टुवर्ड्स बॉडी खींचेगी। बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको थोड़ी सी गर्मी मिल जाएगी और इसका टेम्परेचर 35 पर मेंटेन रह पाएगा, जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। सेम ऐसे ही डार्टोज मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगर अपन ने ये याद कर लिया तो ये याद हो जाएगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये स्क्रॉटम की स्किन के नीचे है, अंदर की तरफ है, तो स्किन भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और स्किन कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उस पर झुर्रियाँ पड़ेंगी, रिंकल्स बनेंगे, और जब रिंकल्स बनेंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, हीट का लॉस कम हो जाएगा, और यही तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक गर्माहट बनी रहे, हीट का लॉस ना हो। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे ये भूल जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करती है या रिलैक्स, सी से कोल्ड, सी से कॉन्ट्रैक्ट, सी से क्रीमास्टर, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और इस तरह से ये उसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब पहले इन पॉइंट देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आपको कुछ लिखना नहीं है, बस यहाँ देखते जाओ, इस पर मैं बाद में आती हूँ। टेस्टिस, इसकी लेंथ, विड्थ, नंबर, पोजीशन, वाई इट इज प्लेस्ड, ओवल शेप है, और टेस्टिस की कवरिंग होगी मीसोऑर्कियम। ऑर्किड वर्ड टेस्टिस के लिए यूज करते हैं, सो इट इज कवर्ड बाय मीसोऑर्कियम। स्पर्मेटिक कॉर्ड हमने पढ़ लिया, गुबरनैकुलम पढ़ लिया, डार्टोस, क्रीमास्टर, मसल हमने पढ़ ली। लास्ट पॉइंट अभी नहीं बताया है क्योंकि वो ऐसे नहीं दिखेगा। अब हम टेस्टिस को लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे, लंबे में कट करेंगे, तो हमें क्या दिखेगा। तो ये मैं एक टेस्टिस बनाती हूँ लंबे में, ये मैंने एलएस बनाया, ये तो अभी बाहर से देख रहे थे, अब हमने उसको एलएस कट किया। क्या दिखेगा हमें, हम जानते हैं हर ऑर्गन के चारों तरफ पेरिटोनियम होती है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, इसके भी चारों तरफ होगी। तो इसके चारों तरफ एक तो ये कवरिंग है सपोज, और एक और टफ सी कवरिंग है, ये डबल लेयर वाली, इस तरह से। ये जो कवरिंग है जो जस्ट टेस्टिस की सरफेस के बाहर है, प्लीज ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं ट्यूनिका। ट्यूनिका मतलब ट्यूनिक, जैसे शुरू में स्कूल में ट्यूनिक पहनते थे, ट्यूनिक मतलब एक कवरिंग। सो ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया, क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया, और बाहर वाली को ट्यूनिका वजाइनैलिस। अब ध्यान रखो, नाम है ट्यूनिका वजाइनैलिस, पर ये टेस्टिस की कवरिंग है, वजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसकी दो लेयर है, वही विसरल हो जाएगी, पैराइटल हो जाएगी, बीच में ये स्पेस हो जाएगी। इसी में ये क्यों है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह है, ताकि अगर कभी चोट लगे, दचका लगे, तो यहाँ पर जैसे तकिया रख लो आप और फिर कोई मुक्का मारे तो वो तकिया उसका शॉक ले लेगा, आपके मुंह तक नहीं आएगा। ये वैसे ही शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। और ये कैसे काम करेगा, क्योंकि इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो उस पर शॉक चला जाएगा। लेकिन अगर कभी यहाँ पर एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा फ्लूइड सिक्रीट होने लगे, उसे कहते हैं हाइड्रोसील, जो कॉमन भाषा में डॉक्टर बोलेगा कि आपके टेस्टिस पे सूजन आ गई है, वो एक्चुअली यही होता है, सूजन आना। तो इस कंडीशन को हाइड्रोसील बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है, इसका मतलब है एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन ट्यूनिक लेयर। ठीक है, टेस्ट अंदर पानी नहीं भरता है टेस्टिस की सूजन में, इसको बोलते हैं टेस्टिस के अराउंड पानी भरना या सूजन आना। ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया है, इसके अलावा एक और लेयर है जो अंदर है, उसे कहते हैं ट्यूनिका स्क्यूलोसा। वो कुछ नहीं है, वो एक्चुअली जो ब्लड वेसल्स आ रही है ना, उसी की, तो नेचुरली ब्लड वेसल्स की लेयर तो अंदर ही होनी चाहिए क्योंकि ऑर्गन को सप्लाई करना है, और एल्ब्यूजीनिया टफ लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की, वो बाहर होनी चाहिए। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन तीनों में से वो कौन सी लेयर है जो टेस्टिस को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करेगी, वो है एल्ब्यूजीनिया। इसी के सेप्टा निकलेंगे अंदर की तरफ, थोड़ा से होगा, ये एल्ब्यूजीनिया वाली, ये इसका ऐसे है, ये इस तरह से, ये इसने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया पूरे टेस्टिस को।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर कंपार्टमेंट को बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ध्यान रखो, एक टेस्टिस में एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन आता है 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। अगर जनरल क्वेश्चन आए दोनों टेस्टिस में तो आंसर 500 लगाकर आना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो टेस्टिकुलर सेप्टा है या लोब्यूल्स हैं, ये किसका एक्सटेंशन है? एल्ब्यूजिनिया लेयर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वस्क्यूलोसा जो है, अब आप समझ सकते हो, वो एक्चुअली ऐसे आएगी, इस तरह से लाइन करेगी अंदर वाली लेयर जो है वस्क्यूलोसा। क्लियर है? अब हर टेस्टिकुलर लोब्यूल को जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखे। ये मैं क्या बना रही हूं? सेमिनिफेरस टिब्यूल। एक लोब्यूल में ध्यान रखिए 1 2 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, यानी एक टेस्टिस में 250 से 750 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हो जाएंगे। दोनों टेस्टिस में 500 से 1500 तक सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हो जाएंगे। 1 2 3 ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, सब पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह से ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है। अब ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये टेस्टिस स्क्रॉटम में है। ये टेस्टिस का पोस्टीरियर पार्ट है मान लीजिए, या इंटीरियर पार्ट है। तो ये जो एल्ब्यूजिनिया है, वस्क्यूलोसा है, वो तो पूरे टेस्टिस को सराउंड करती है, पर वजाइनालिस पोस्टीरियरली नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे एपिडिडाइमस आ जाएगा। तो ये लेयर वहां पर नहीं आएगी, ये बस यहीं तक रहेगी। बाकी एल्ब्यूजिनिया वस्क्यूलोसा सब जगह रहती है। अब स्पर्म कहाँ बनेगा? सेमिनिफेरस टिब्यूल में। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी हो गई? सेमिनिफेरस टिब्यूल हो गया। सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म बना, इसके बाद में इसी का ये जो स्ट्रेट पार्ट है, इसे टिब्यूलाई रेक्टाई कहते हैं। ट्यूब जैसा हो गया तो टिब्यूलाई रेक्टाई। मान लो ये सारे बहुत सारे टिब्यूलाई रेक्टाई हैं, 1 2 3 हो सकते हैं, ये मैंने बना दिए। ये जितने भी स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब यहां डाल देंगे कॉमन जगह पर। ये सब कॉमन जगह पे डाल दिए, एक जाल जैसा बन रहा है, सारी ट्यूब्स आके खुल रही हैं। इसे कहते हैं रेटे टेस्टिस। क्या कहते हैं? रेटे का मतलब ही होता है रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम मतलब जाल, जाल जैसा बन रहा है, यहां सारे स्पर्म्स आ जाएंगे। अब इन स्पर्म्स को हमें यहाँ कोई जिंदगी भर बिठा के थोड़ी ना रखना है। इसको हमारा तो टारगेट है कि इसको पेनिस के बाहर इंसेमिनेट करना है इनटू द फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट, ताकि आगे रिप्रोडक्शन हो। तो यहाँ से पतली पतली, बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, खूब ये क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ से पतली पतली 10 से 15 ट्यूब्स निकलेंगी। अब बोर्ड पे मैं 10 से 15 में नहीं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, पतली पतली 10 to 15, कई बार 10 to 12, 12 to 15, एक रफ इस तरह से ऑप्शन आता है। इन्हें कहते हैं वासा इफरेंशिया। क्या बोलते हैं? इफरेंशिया। देखो रटने की जरूरत नहीं है, इफरेंशिया, ई से इफरेंशिया, ई से एग्जिट। ये वो ट्यूब्यूल्स हैं, पतली पतली ट्यूब्स हैं जिसके थ्रू स्पर्म्स टेस्टिस को लीव कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। और ये स्पर्म्स जो हैं अब पहुंच जाएंगे इस एपिडिडाइमस में। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो वासा इफ्रेंशिया है, इसे टेस्टिस के अंदर की डक्ट मानोगे, इंट्रा टेस्टिकुलर, या टेस्टिस के बाहर की डक्ट मानोगे? ये टेस्टिस के अंदर की डक्ट है। इट इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ इंट्रा टेस्टिकुलर सिस्टम, डक्टल सिस्टम। ठीक है, यहां से अब ये स्पर्म्स पहुंच गए एपिडिडाइमस में। तो हमने जो सिस्टम की बात की थी, डक्टल सिस्टम की, उसमें पहला हो गया रेटे टेस्टिस, जो जाल है पूरा का पूरा, ये ओपन किस में करेगा? इसमें कौन ओपन करेगा? सेमिनिफेरस टिब्यूल। और ये किस में ओपन करेगा? वासा इफ्रेंशिया में। ये टेस्टिस से बाहर लेकर जाती हैं, ध्यान रखना एनसीईआरटी की लाइन है। और ये किस में ओपन करेंगी? एपिडिडाइमस में। इसको मिटा दूं, आगे की स्टोरी। अब एपिडिडाइमस में जब स्पर्म्स आते हैं तो वो फॉर्म तो पूरे हो चुके हैं, उनकी टेल वेल सब कुछ होती है, पर अभी उन बेचारे बच्चों ने चलना नहीं सीखा। वही बात है जैसे इंसान का बच्चा छोटा होता है जब, तो ऐसा थोड़ी ना उसके पैर नहीं है या मसल्स नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो चलना 1-1.5 साल का होता है तब सीखता है। तो वो जो चलना सीखेगा, मैच्योर होगा, टेम्पररी स्टोर होगा, क्योंकि टेस्टिस में तो स्पर्म्स बनते जा रहे हैं, वो तो बस प्रोड्यूस कर उसको बाहर निकालता जाता है, उसमें मदद करेगा एपिडिडाइमस। अब ये कोई लड़की का चेहरा और उसकी पोनी टेल नहीं है, ये टेस्टिस है और एपिडिडाइमस है। ठीक है, यहाँ जरूर इस तरह से ये मैं क्या बना रही हूँ बताइए? सोना नहीं है, क्या बना रही हूँ? वासा इफ्रेंशिया। ठीक है, अब एपिडिडाइमस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं? पहला क्वेश्चन, एपिडिडाइमस टेस्टिस के पोस्टीरियर है कि एंटीरियर है? पोस्टीरियर है, नंबर 1। नंबर 2, इसके 3 पार्ट्स हो गए। हेड है, ये सर पे टोपी लगाते हैं, टोपी मतलब कैप, तो ये हो गया कैपुट।
हमेशा कॉर्पस बोलते हैं, ये कॉर्पस पार्ट हो गया, और टेल के लिए कॉर्डा वर्ड यूज करते हैं, ये कॉर्डा हो गया। तो नामकरण हो जाएगा कैपुट एपिडिडाइमस, कॉर्पोरा एपिडिडाइमस और कॉर्डा एपिडिडाइमस। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्पर्म्स टेम्पररी स्टोर होंगे और मैच्योर होंगे। मैच्योर मतलब उन्हें चलना सिखाया जाएगा, इन राजकुमारों की यहाँ पर ट्रेनिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ से फिर जो डक्ट निकलेगी, जो उस स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू एब्डोमेन में जाएगी, क्योंकि हमें पेनिस तक पहुंचना है, यानी एब्डोमेन के रास्ते से होते हुए जाना पड़ेगा। वही स्पर्मेटिक कॉर्ड जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स, ये सब टेस्टिस तक आ रहा है, उसी के थ्रू, क्योंकि रास्ता एक ही है, उसी पुल से जाना है, बस एक ही पुल है और कुछ भी नहीं है दूसरे गांव जाने का। इसे कहते हैं वासा डिफरेंस या डिफरेंशिया। ये इफरेंशिया है, ये डिफरेंशिया है, बाकी वासा वर्ड दोनों में कॉमन है। तो क्वेश्चन आता है कि वासा डिफरेंशिया जो है वो कहां से, किस डक्ट से अराइज हो रही है? एपिडिडाइमस। और अच्छा बोलना है तो किस पार्ट से हो रही है? टेल या कॉर्डल पार्ट से। ये क्वेश्चन आता है। कौन सी डक्ट है जो स्पर्म्स को एब्डोमेन में लेकर जाती है? वासा डिफरेंशिया। ये एब्डोमेन में ले गई। चलो इतना देखते हैं। सो एपिडिडाइमस हाईली कॉइल्ड है। देखो क्यों कॉइल्ड है, ये 6 मीटर लंबा होता है एपिडिडाइमस। टेस्टिस कितना बताया था? 4 to 5 सेंटीमीटर। टेस्टिस है सेंटीमीटर, 4 ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर, और ये है 6 मीटर, मतलब कितना सेंटीमीटर हो गया? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हाँ, तो 1000 मत बोलो यार, 6000 है तो बिल्कुल तुम लोग तो हार्ट अटैक देने वाली बात कर रहे हो सुबह सुबह। तो 600 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, और उसको इसके पोस्टीरियर सरफेस पर एकोमोडेट होना है, तो नेचुरली ये कॉइल्ड होगा। और कॉइल्ड क्या, भयंकर कॉइल्ड होगा, ये क्वेश्चन आता है। इट इज हाईली कॉइल्ड, पोस्टीरियर सरफेस पर है। 3 पार्ट्स हो गए, टेम्पररी स्टोरेज एंड मैचुरेशन हो गया, फिर ये वासा डिफरेंशिया में खुलेगा। वासा डिफरेंशिया कॉर्डा एपिडिडाइमस का एक्सटेंशन है और ये एब्डोमिनल कैविटी में स्पर्म्स को लेकर जाएगा। इतना क्लियर है? जब हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं मेल्स का, तो यही वासा डिफरेंशिया का लूप बनाकर टाई करके कट कर देते हैं, तो स्पर्म्स फॉर्म तो होते हैं पर एब्डोमेन तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसको नसबंदी बोलते हैं मेल्स में जो स्टेरिलाइजेशन होता है। अब ये जो वासा डिफरेंशिया है ये एब्डोमेन में पहुंची। एब्डोमेन में ऑलरेडी उस मेल की 2 किडनी होंगी, किडनी से यूरेटर निकल रहे होंगे, वो यूरिनरी ब्लैडर में जा रहे होंगे। तो मान लीजिए कि ये यूरेटर्स हैं, ब्लैडर है, और यहाँ से यूरेथ्रा होगा, यूरिन का सिस्टम। ये इधर का टेस्टिस, इधर का टेस्टिस, इसका स्क्रॉटम, इसका स्क्रॉटम, ये सपोज इधर एपिडिडाइमस, इधर एपिडिडाइमस पोस्टीरियर सरफेस पे, ये यहाँ की वासा डिफरेंस निकली, ऐसे ही वहाँ से निकलेगी, ये एब्डोमेन में पहुँची। एब्डोमेन में जाने के बाद ये थोड़ा सा इमेजिन करना, ब्लैडर के पीछे से आएगी, पीछे है, ब्लैडर के अंदर नहीं घुस रही है। डायग्राम में ऐसा दिखता है, ये ब्लैडर के पीछे है, और ब्लैडर के ही पीछे दोनों तरफ एक ग्लैंड है जिसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल। तो डायग्राम में तो हम ऐसे दिखाते हैं, पर एक्चुअली ये ब्लैडर के पीछे है, उसके अंदर नहीं घुसा हुआ है, इसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल। और ये ग्लैंड है तो ये भी कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे हम इसका सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन फ्लूइड कह सकते हैं। ये वाला डिफरेंस स्पर्म्स लेकर इधर आई, इसने अपने सिक्रीशंस निकाले, और इन दोनों ने मिलकर जो डक्ट बनाई इसे कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ है। इजैक्यूलेटरी डक्ट कैसे बनती है? बाय जॉइनिंग ऑफ वासा डिफरेंस विथ सेमिनल वेसिकल डक्ट। अब ये आगे चले दोनों मिल बांट के, यहां पर एक और ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसने भी कहा लो भाई साई बधाई, मेरा भी सामान लेते हुए जाओ, जा ही रहे हो तो। फिर नीचे एक और ग्लैंड मिले, बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड, इन्होंने कहा मेरा भी सामान ले लो। ऊपर से ये जो यूरिन आ रही है ये तो यूरेथ्रा के थ्रू आ ही रही है, और ये सब इस पेनिस के थ्रू बाहर आ जाएंगे, यहाँ ओपनिंग होगी। तो यूरेथ्रा जो है ये पेनिस के थ्रू यूरेथ्रा पास हो रहा है, जिसमें यूरिन भी है और स्पर्म्स भी हैं। पर अब वो स्पर्म्स अकेले नहीं हैं, उन स्पर्म्स के साथ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और काउपर तीनों के प्रोडक्शन सिक्रीशन है, और इस कंबाइंड प्रोडक्शन हाउस को सीमन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, सीमन इज इक्वल टू स्पर्म्स प्लस सिक्रीशन ऑफ ऑल दीज 3 ग्लैंड्स। अब इन तीनों ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो जो सेमिनल वेसिकल है वो नंबर में कितने होंगे? 2, एक यहाँ का भी होगा। चलो काउपर्स कितने होंगे? 2,
और प्रोस्टेट कितने होंगे? 1। वेरी गुड। प्रोस्टेट जो होता है ऐसा इमेजिन करो जैसे अगर ये ब्लैडर है तो ऐसा पूरा रहता है। तो फोटो में तो हम ऐसा दिखा रहे हैं पर ये 2 नहीं है, ये एक है। चेस्ट नट शेप का, काजू के शेप का, हार्ट शेप का, सिंगल। ये क्वेश्चन पूछते हैं विच ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्लैडर, क्वेश्चन आता है प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट। नंबरिंग पूछते हैं, इनकी पेयर में पूछते हैं। अब ये जो सीमन बना है जिसमें इन तीनों ग्लैंड का सिक्रीशन है, तो अब क्वेश्चन उठता है कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है? क्या तीनों 33% करते हैं? नहीं। देखो याद रखने का तरीका, जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो क्वेश्चन आता है 60 to 70%, ये 25-30% और बचा कुचा 5-10-15% ये दे देगा। आपको तो बस आइडेंटिफाई करना आना सबसे ज्यादा कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये बिल्कुल याद करना सिंपल है, जो सबसे पहले, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, ये जो स्पर्म्स आ रहे हैं, चलना तो सीख लिया इन्होंने, बहुत खुश हैं, हालांकि अभी चलते नहीं है ये। क्यों नहीं चलते? एटीपी खर्च होगी। फ्री फोकट में पक्का बनिया, मैं हमेशा बोलती हूँ ह्यूमन बॉडी पक्का मारवाड़ी बनिया है, ये बिल्कुल भी अपनी एनर्जी खर्च नहीं करते। अभी तो ये बस ऐसे ही तैरते हुए आ रहे हैं फ्लूइड में, लेकिन इनके पास खाना नहीं है। अभी तो ठीक है, मेल बॉडी है, इनकी खुद की बॉडी खिला रही है, पता नहीं फीमेल बॉडी में जाके खाना मिले कि नहीं मिले। तो यहाँ पर इनका खाने का जुगाड़ ये करते हैं, फ्रक्टोज। नॉर्मली जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो ग्लूकोज होता है हम सबकी बॉडी में। ग्लूकोज में रेस्पिरेशन होता है, वो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, और उससे एटीपी बनती है। बट स्पर्म्स के लिए स्पेशल खाना है फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में से सिर्फ और सिर्फ सीमन में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए जब किसी का रेप, कोई विक्टिम है जो रेप का केस फाइल करे और फाइंड आउट करना है कि सच बोल रही है लेडी या नहीं, तो उसका जो वजाइनल फ्लूइड है उसमें जो भी फ्लूइड निकालते हैं उसका टेस्ट लगाते हैं लैब में, और अगर उसमें फ्रक्टोज मिल जाए इसका मतलब ये है कि वहाँ पर सीमन डिपॉजिट हुआ है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। ये फिर भी कोई नहीं बोल सकता वो रेप था या वो कंसेंशुअल सेक्स था, वो कोई नहीं बता सकता। बट हाँ, ये प्रूफ हो सकता है कि उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रेप टेस्ट या फॉरेंसिक टेस्ट फॉर रेप जो है वो किसकी प्रेजेंस के कारण शो करते हैं? फ्रक्टोज। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिटिव फ्लूइड, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फॉर स्पर्म्स आर इज ऑल्सो फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज कौन देगा? सेमिनल वेसिकल। याद करना बड़ा आसान है, खाना तो सबसे पहले मिलना चाहिए ना, सबसे पहले भाई खाना दो तब तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, तो सबसे पहले वाला ग्लैंड फ्रक्टोज देता है। इसके अलावा ये कुछ और भी चीज देता है, कंट्रीब्यूट करता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्योंकि सफर बहुत लंबा है, वजाइना में ही नहीं जाना, यूट्रस और फिर वो फैलोपियन ट्यूब, तो खुद अपनी मोटिलिटी तो लाया है ये, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो जब ये वजाइनल ट्रैक्ट में जाएगा, यूट्रस में जाएगा, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स वहाँ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करा देंगे, तो यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा, तो उस धक्के से भी ये ऊपर जाएगा। तो ये अपना सामान सब तैयारी साथ लेकर आता है। इसके अलावा कहीं ये क्लॉट नहीं हो जाए उसके लिए भी इसमें फैक्टर्स रहते हैं। अब प्रोस्टेट क्या करता है? प्रोस्टेट में एक ही चीज याद रख लो बस, सफिशिएंट है। एक तो 20-25% फ्लूइड देगा और इसमें कैल्शियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन कैल्शियम का वही काम है, फर्टिलिटी, मोटिलिटी को बढ़ाना, वही काम है। बल्बोयूरेथ्रल क्या करेगा? ये लुब्रिकेशन के लिए चीजें देगा, साथ में ये पेनिस की टिप को जब ये यहाँ ग्लैंड आएगा तो उसे भी लुब्रिकेट करके रखता है। और कई बार इजैक्यूलेशन के पहले, इजैक्यूलेशन का मतलब होता है जब पेनिस से फोर्सफुली सीमन रिलीज होता है, उस प्रोसेस को, उस घटना को इजैक्यूलेशन कहते हैं। कई बार इजैक्यूलेशन के पहले ही कुछ फ्लूइड रिलीज हो जाता है, वो सीमन नहीं है, सीमन के रिलीज को इजैक्यूलेशन कहते हैं, उसे प्री इजैक्यूलेटरी फ्लूइड कह सकते हैं। वो एक्चुअली ये काउपर का ही सिक्रीशन होता है। और कई बार जब कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जब कपल्स आते हैं, और कई कपल्स हैं जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर रहे हैं, यानी कि विड्रॉल ऑफ पेनिस फ्रॉम द वेजाइना बिफोर इजैक्यूलेशन, उनमें भी प्रेगनेंसी हो जाती है। तब फिर हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, वो बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो विड्रॉ कर लिया था बिफोर इजैक्यूलेशन। देन वी काउंसिल देम दैट इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्री इजैक्यूलेटरी फ्लूइड, क्योंकि उसमें भी स्पर्म्स तो आ ही रहे हैं ना, तो एक ही तो स्पर्म चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, सो दैट कैन हैपन, राइट। सो प्री इजैक्यूलेटरी फ्लूइड जो है उसमें ये कंट्रीब्यूट कर रहा है काउपर्स, बट रटा होना चाहिए यहाँ पे फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन्स और यहाँ पर कैल्शियम। आगे बढ़े इतना के बाद, चलो अब इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये रहे तीनों ग्लैंड्स के नाम, ये अपन पढ़ चुके हैं।
नाउ टेस्टिस की हमने बात कर ली। हाँ, टेस्टिस में ध्यान रखना कि एलिफेंट्स, व्हेल और जो ओवीपैरस मैमल्स हैं, प्लैटिपस इकिडना, इनके टेस्टिस अभी भी एब्डोमेन के अंदर हैं। इनमें इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस पे अभी आते हैं बाद में। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। डायग्राम स्किप करूँ, मैंने बना के दिखा दिया है आपको। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखो, आज जाकर घर पे देखना और उसकी लेबलिंग तक आनी चाहिए। वो क्या करेंगे, ABCD करके या तो लेबल करने को दे देंगे, या आपको ABCD करेंगे और उसका नाम और फंक्शन, तो ऐसे करके पूछ सकते हैं। तो दोनों तरीके से अपने को पहचानना आना चाहिए और फिर उसका फंक्शन आना चाहिए। सो यहाँ पर अब आप लोग बताना। वैसे तो इतनी ईमानदारी बरतना थोड़ा मुश्किल है इंसानी जज्बे के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि लेबलिंग ना देखकर सिर्फ फोटो पे कंसंट्रेट करो और आंसर करो। चलो, ये बताओ क्या है? यूरेथ्रा, बहुत बढ़िया। ये बताइए क्या है? बहुत बढ़िया। ये बताओ छोटा सा छुटकू क्या है? बहुत बढ़िया। ये क्या है? ब्लैडर है। अच्छा, ये क्या है? अच्छा, ये क्या है? पूरा पेनिस। ये क्या है? स्क्रॉटम। ये पूरा स्क्रॉटम है। चलो, ये क्या है? एपिडिडाइमस। बहुत बढ़िया। ये क्या है? ये वासा इफ्रेंशिया। चलो, बहुत बढ़िया। अभी बाकी स्ट्रक्चर्स पर आते हैं अपन। तो ये सब हमने पढ़ लिया, ये सारा कुछ पढ़ लिया है, ये पूरा मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया। अब हम आते हैं पेनिस पे। तो डक्टल सिस्टम हमने देख लिया। डक्टल सिस्टम में सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के रेटेटेस्टिस, वहां से शुरू होगा। रेटेटेस्टिस के बाद बोलते जाओ वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमस, फिर वासा डिफरेंस, फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस के थ्रू बाहर सीमन। अब स्क्रॉटम के बारे में तो कुछ नहीं पढ़ना, बस वन पेयर है जिसके अंदर टेस्टिस है, बॉडी के बाहर है, थैले जैसा, सैक जैसा स्ट्रक्चर है। पर पेनिस के बारे में हमें पढ़ना है और इस पे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन, पेनिस जो है, जैसे सपोज ये पेनिस बनाया, इसके थ्रू यूरेथ्रा पास हो रहा है। पेनिस आगे जाकर टिप पे जाकर ऐसा चौड़ा हो जाता है, इसे कहते हैं ग्लांस पेनिस। पहला क्वेश्चन। तो ग्लांस पेनिस अलग से कुछ भी नहीं है, बस पेनिस की जो फ्रंट है वो वाइड हो गया, उसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। और यहाँ की स्किन थोड़ी सी लूज होती है। लूज स्किन को हम फोरस्किन या प्रेप्यूस कहते हैं। कई बार जब रिलीजन कन्वर्जन करते हैं तो उसमें भी इसी का सर्कमसिजन या कटिंग करते हैं, उस पर अपन नहीं जाते। सो लूज रिट्रैक्टेबल थिन स्किन ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड फोरस्किन और प्रेप्यूस। इसके दो काम हैं। एक तो इसे इंसेमिनेशन करना है, यानी यही सीमन को फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर पहुंचाएगा। और दूसरा, ये सेक्सुअल अराउजल के लिए, सेक्सुअल प्लेजर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि ये कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है। कॉप्यूलेशन मतलब इंटरकोर्स, सो कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है। वजाइना, फीमेल्स में कॉप्यूलेटरी ऑर्गन क्या होगा? अभी बोला मैंने, वजाइना, जो कॉप्यूलेशन में हेल्प कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। और ये इरेक्टाइल टिश्यू है, इरेक्शन करेगा, यही सेक्सुअल प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फीमेल्स में क्या होता है? क्लाइटोरिस, राइट। ये दोनों वहाँ दोनों स्ट्रक्चर्स अलग हैं या दोनों काम ये कर रहा है। अब अगर सपोज करो कि ये हम एग्जाम्पल लें, ये पेनिस है मान लीजिए, और मैं इसका TS कट ऐसे कट करूं, तो मुझे क्या दिखेगा? दो गोले पीछे की तरफ, एक गोला आगे की तरफ, और आगे वाले गोले में एक छेद है जिसमें से एक ट्यूब जा रही है। छोटा सा छेद दिखेगा क्योंकि मैं ऐसे काट के ऊपर से देख रही हूँ, बट एक्चुअली इसमें क्या है? दो सिलेंडर आ रहे हैं पीछे, एक सिलेंडर आ रहा है आगे, और उस आगे जो सिलेंडर आ रहा है उसमें एक पतली सी ट्यूब भी आ रही है। तभी तो ऐसा कट करने पर मुझे ऐसे गोले दिख रहे हैं। इमेजिन कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? तो कैसा दिखेगा अगर मैं इसका TS कट करूं? जैसे ये पेनिस है सपोज, दो गोले पीछे दिख रहे हैं, एक गोला आगे दिख रहा है, और इसमें एक छेद दिख रहा है। ये जो छेद है ये यूरेथ्रा है, जिसके थ्रू सीमन और यूरिन आ रहा है। दिस इज यूरेथ्रा। और फ्रंट में जो सिलेंडर है इसे कहते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। क्या कहते हैं? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। और इन दोनों को कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। एक को कॉर्पस, दोनों को कॉर्पोरा। अब इसमें एक्चुअली टिश्यू भरा, ये ऑर्गन है तो ऑर्गन टिश्यू का बना होगा। ये इरेक्टाइल टिश्यू है, इसकी प्रॉपर्टी है इरेक्शन कॉज करने की, तो ये सारा इरेक्टाइल टिश्यू भरा हुआ है। और एक्चुअली क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब उस समय पर यहाँ पर बहुत तेजी के साथ
ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है। और यहाँ पर जब ब्लड सर्कुलेशन इतना तेजी के साथ में होता है, वैसोडाइलेशन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण से, तो ये ऐसे डायलेट होंगे, ब्लड से भर जाएंगे, टाइट होंगे, जिस कारण से ये पेनिस हार्ड हो जाता है। इसे ही इरेक्शन ऑफ पेनिस कहते हैं। तो दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं। एक है इरेक्शन और एक है इजैक्यूलेशन। इरेक्शन का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ पेनिस और इजैक्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ सीमन। ऑफ कोर्स अगर इजैक्यूलेशन प्रॉपर होना है तो हार्डनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। हार्डनिंग प्रॉपर क्यों होनी चाहिए? ताकि जो उसके अंदर प्रॉपरली अच्छे से ये इंसर्ट हो सके। कई बार जब लाइक आई एम एन इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, तो हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो कई बार मेल्स में इजैक्यूलेटरी डिसफंक्शन होता है, यानी इरेक्शन तो हो रहा है पेनिस का पर सीमन वो रिलीज नहीं कर पाते, उसके पहले ही पेनिस लूज हो जाता है। या इरेक्शन प्रॉब्लम होती है जिस कारण से पेनिस हार्ड ही नहीं होता, तो प्रॉपरली वजाइना में इंसर्ट ही नहीं हो पाता और उस कारण से ठीक से स्पर्म्स डिपॉजिट नहीं हो पाते और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, ये हार्डनिंग ऑफ पेनिस, ये रिलीज ऑफ सीमन फ्रॉम पेनिस। दूसरा, ये जो है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है और ये पैरासिम्पैथेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये फाइनल स्टेप है, फोर्सफुली रिलीज करना है, तो वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो गई तो सिंपैथेटिक हो गया, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। कैसे भी याद करो, इसको याद करना है। चलो तो यहां देखते हैं, ग्लांस पेनिस हो गया, फोरस्किन हो गया। अच्छा, फोरस्किन को लुब्रिकेट करने के लिए यहाँ पे भी छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें स्पेग्मा बोलते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, टाइसन ग्लैंड्स या स्मेग्मा जो प्रोड्यूस करते हैं। बाकी ऑफ कोर्स वो जो तीनों ग्लैंड के सिक्रीशंस आ रहे हैं वो तो लुब्रिकेट कर ही रहे हैं। ये बताइए क्या लगता है वो सारे सिक्रीशंस जो हैं अभी तक जो भी बात की है, एसिडिक होंगे या अल्कलाइन? ये सारे अल्कलाइन होते हैं, ध्यान रखना। ये दोनों बता दिए, इरेक्शन हो गया, इजैक्यूलेशन हो गया। चलिए अब ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आपको सब कुछ नहीं देखना, बस ये दो पीछे सिलेंडर हैं, ये कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है। ये क्वेश्चन आता है यूरेथ्रा किसके थ्रू पास करेगा? आगे वाले के थ्रू। और यहाँ बहुत सारी ब्लड सप्लाई वगैरह होती है। और ऑफ कोर्स यहाँ भी देखिए ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है जो कवर कर रही है, जैसे टेस्टिस को कवर करती है। तो अगर पाथ ऑफ स्पर्म को ट्रेस करें तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। आजकल बहुत कॉमनली ऐसे फ्लो चार्ट्स आने लग गए हैं, क्वेश्चंस आने लग गए हैं जिसमें वो पाथ ऑफ स्पर्म दे देंगे और कॉमा लगा के या एरो लगाकर और पूछेंगे। तो उनको सॉल्व करने का तरीका है एक एक करके देखते जाओ और जहां गलत मिले उसको आगे तक मत रीड करो, वो अपन सॉल्व कर लेंगे। बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आजकल, पाथ ऑफ यूरिन, पाथ ऑफ स्पर्म, इस तरह से पूछते हैं। तो अगर हम पूरे सीमन के ट्रैक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटेटेस्टिस, डक्टस या वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंस। फिर वासा डिफरेंस में कौन ऐड करेगा? सेमिनल वेसाइकल बन गई, इजैकुलेटरी डक्ट। फिर कौन ऐड करेगा? प्रोस्टेट, फिर काउपर, फिर यूरेथ्रा और फिर पेनिस। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ये ट्रिक हालांकि पिछले साल ही बनाई थी और शायद उसके बाद वरुण धवन ने इसको बहुत सीरियसली भी ले लिया। पहले वो सिर्फ कॉमेडी पिक्चर करता था, अब तो वो बहुत वैरायटी ऑफ रोल्स करता है। तो उसको हमने ये सलाह दी थी, हम सब ने मिलकर, मैंने और सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर, कि स्टार्ट डीप, थोड़ा डीप एक्टिंग शुरू करो वरुण धवन, समवेयर एग्जिट पुरानी कॉमेडी ऑफ योर पापा। और शायद उसने सीरियसली ले लिया, ही इज डूइंग वेरी गुड। तो इस तरह से आप पूरा सीमन के पाथ को ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सारा स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ा, ये अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चरल पार्ट पढ़ा है। अब हमें ये देखना है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे। ये तो अपन ने ओवरऑल बाहर से सारा स्ट्रक्चर देख लिया है। हमें ये पता चल गया है कि सीमन में सिर्फ स्पर्म्स नहीं है, तीनों ग्लैंड्स के भी सिक्रीशंस हैं। अब अपन देखते हैं, पहले आप देखती हूँ क्या है नोट्स में, वो चीज़ पहले बताती हूँ। सीमन है, चलिए पहले अपन सीमन देखते हैं। तो सीमन में क्या आएगा? स्पर्म प्लस तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन, 60 to 70% सेमिनल वेसाइकल, 5 to 10% काउपर्स ग्लैंड, या दूसरा नाम, कहीं भी अगर दो नाम पढ़ाए हैं तो दोनों नाम आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब 1 ml सीमन में 100 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, 100 मिलियन स्पर्म्स। भाई ये दुश्मन के इलाके में जा रहे हैं, इसीलिए इतने सारे बनाए जाते हैं, मर मरा कर एक ही पहुंच जाए वही बड़ी बात है। सो 1 ml में कितने हैं?
100 मिलियन। बट एक इजैक्यूलेशन जब होता है, एक बार जब रिलीज होता है, तो 2 to 3 ml सीमन रिलीज होता है। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। अगर पर ml पूछेंगे स्पर्म काउंट तो 100 मिलियन, लेकिन अगर पर इजैक्यूलेशन पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है। अगर ये कम हुआ काउंट तो फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है काउंट कम है। अब कम को हम क्या माने, कम के लिए कोई पैरामीटर होना चाहिए। हो सकता है कोई बोले 80 कम है मिलियन अगर है, कोई 50। तो एक जो स्टैंडर्ड हमने माना है वो 20 मिलियन या उससे कम पर ml, ये सब पर ml काउंट करते हैं। पर ml होने 100 मिलियन चाहिए। अगर 20 या उससे कम है, कम को ओलिगो कहते हैं। तो ये बन गया ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन। सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मान लीजिए काउंट तो बढ़िया है लेकिन मोटिलिटी ही नहीं है, तो भी वो सीमन रिलीज हुआ, वेजाइना में आए, लेकिन वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तब भी प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर मोटिलिटी कम है तो उसे कहते हैं, मेरे साथ बोलिए, एस्थेनोस्पर्मिया। क्या कहते हैं? एस्थेनोस्पर्मिया। यहां मोटिलिटी कम है। हो सकता है मोटिलिटी भी बढ़िया है, काउंट भी अच्छा है, लेकिन वो आड़े टेढ़े हैं। आड़े टेढ़े मतलब किसी का सर ही नहीं है, गायब। अब भाई हेड ही नहीं होगा तो वो एक्रोसोम टोपी नहीं होगी तो वो एग को पियर्स ही नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियस ही नहीं हुआ, पता पड़ा जेनेटिक मटेरियल ही उड़ गया, पता पड़ा मिडिल पीस ही नहीं डिफेक्टिव है, तो एनर्जी नहीं रहेगी। भले ही उसकी टेल है लेकिन वो मूव ही नहीं कर पाएगा, या पीछे की पूंछ कट गई। तो अगर मॉर्फोलॉजी, बनावट गड़बड़ है, मॉर्फोलॉजी गड़बड़ है, उसे कहते हैं टेरेटोजूस्पर्मिया। क्या बोलते हैं? टेरेटोजूस्पर्मिया। ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। और मान लो अगर सीमन में स्पर्म्स हैं ही नहीं, अब वो कुछ भी कारण हो सकता है टेस्टिकुलर फेलियर है, टेस्टिस में बनते ही नहीं है किसी भी कारण से, हार्मोनल प्रॉब्लम कारण से, जेनेटिक्स के कारण से, तो उसे क्या कहेंगे? एजूस्पर्मिया, यानी नो स्पर्म्स इन सीमन। सीमन तो रिलीज हो रहा है पर स्पर्म्स नहीं है। लेकिन मान लीजिए सीमन ही फॉर्म नहीं होता, उसे कहते हैं एस्पर्मिया। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, हालांकि ये रेयर होता है। ये सीमन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, यहाँ सीमन है पर स्पर्म्स नहीं है, यहाँ स्पर्म्स है पर कम है, यहाँ स्पर्म्स हो सकता है नंबर में बराबर हो पर मोटिलिटी गड़बड़ है या मॉर्फोलॉजी गड़बड़ है। हर स्टेप पे कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आ सकती है इन अचीविंग प्रेगनेंसी। अब क्या होता है, कई बार जनरली ऐसा होता है कि मिक्सचर कंडीशन होती है, जैसे मोटिलिटी भी कम होती है, नंबर भी कम होता है, तो उसे ओलिगोस्पर्मिया ऐसा लिख देते हैं हम लोग जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। बट ये टर्म्स अपने को आने चाहिए। इतना क्लियर है? अब क्या माने कि नंबर तो अपन को पता है 100 मिलियन है और 20 से कम अपन कम मान रहे हैं, पर मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी का भी तो कोई क्राइटेरिया करना पड़ेगा ना, कि ये 100% स्पर्म में से इतने से ज़्यादा अगर कम है मोटाइल तो हम मानेंगे कि उसको एस्थेनोस्पर्मिया है। एनसीईआरटी की लाइन है, रटा होना चाहिए 60% की नॉर्मल मॉर्फोलॉजी और 40% की नॉर्मल मोटिलिटी होनी ही चाहिए। क्वेश्चन आता है ना, तो एक ऑप्शन दिया होता है ये मॉर्फोलॉजी, ये मोटिलिटी, ये मॉर्फोलॉजी, ये मोटिलिटी। तो इसको याद कर, जो क्योंकि मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होती थी जब मैंने मेरा AIPMT दिया था। मैंने ऐसे याद करा था कि पहले दिखावट, सबसे पहले किसी इंसान को देखते हैं, फिर वो चलता है या कुछ भी है, तो सबसे पहले दिखता है, तो सबसे पहले यानी ये बड़ा वाला नंबर इसका होगा, छोटा वाला नंबर इसका होगा। कैसे भी करो याद करना है। चलिए इसको देख लेते हैं हम क्विकली, फिर आगे बढ़ते हैं। सो 2 to m ये क्वांटिटी, ये सब हो गया। ये मैंने उल्टा लिख दिया है, देखिए, ये 40 और ये 60, आप भी नोट्स में करेक्ट कर लेना। ठीक है। अब हम बात करते हैं टेस्टिस के अंदर की कहानी की। हमने टेस्टिस का LS लेके तो अभी देखा था, और LS लेके जब देखा था तो उसमें हमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी दिखे थे, लेकिन उसके अंदर की स्टोरी वो अपन ने वहां पर छोड़ दी थी। अब अपन उस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ये टेस्टिस है, ये ऐसे एल्ब्यूजीनिया थी, इसने सेप्टा बनाए थे, याद आ सबको? ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक और है। कितने हो सकते हैं एक लोब में? 2 to 3 हो सकते हैं। सपोज मैं 2 वाला ले लेती हूँ, और अब मैं इनका TS काट के देख रही हूँ, गोल गोल दिखेंगे ये। ठीक है, तो एक ये गोला हो गया, एक ये गोला हो गया।
2, और बीच में इनके ये खाली स्पेस है, ये सारी, ये वो स्पेस हो गई। आ रहा है डायग्राम समझ में? एक ही अगर मुझे बनाना है मैं एक भी बना सकती हूँ, बट उसके चारों तरफ ये स्पेस तो रहेगी ही रहेगी। इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा है और यहाँ पर कुछ सेल्स हैं, तो उन सेल्स का भी क्या नाम हो जाएगा? इंटरस्टिशियल सेल्स। या क्योंकि ये सेल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH को रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, L से LH, L से लीडिक सेल्स भी नाम है। वेरी वेरी, जितने वेरी लगा दो उतना इंपॉर्टेंट। इतना समझ में आया? अब ये लीडिक सेल्स जो हैं ये एंड्रोजन्स यानी टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं। एक बात ध्यान रखो, एंड्रोजन्स एक ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स है जिसका सबसे कॉमन हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन है, और भी बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ हॉर्मोन्स होते हैं। तो आपके लेवल पे चाहे क्वेश्चन टेस्टोस्टेरॉन लिख कर आए, चाहे क्वेश्चन एंड्रोजन लिख कर आए, आपको सेम आंसरिंग करनी होगी। ये क्लियर है फंडा सबको? अब ये टेस्टोस्टेरॉन यहां प्रोड्यूस होता है और कौन एक्ट कर रहा है, कौन करवा रहा है? LH। तो LH कहां बनता है? पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी में, ब्रेन में, खोपड़े में बन रहा है LH। वो ब्लड में डाल दिया जाएगा क्योंकि हार्मोन है, और ब्लड से होता हुआ वही टेस्टिकुलर आर्टरी के थ्रू वो यहां तक पहुंच रहा है। समझ पा रहे हो आप कैसे कनेक्शन बैठा है? और ये LH आया, इन पर एक्ट किया, और इसके कमांड होते ही इन्होंने टेस्टोस्टेरॉन रिलीज कर दिया। ठीक है, अब ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा? ये मेल मतलब टेस्टिस को छोड़कर जितने भी ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को छोड़कर जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्ट्रक्चर्स हैं, स्क्रॉटम हो, पेनिस हो, वो सारी डक्ट्स हो, सारे ग्लैंड्स हो, मेल सेकेंडरी ऑर्गन्स, उन सब का डेवलपमेंट ये करवाता है। और फीमेल्स में कौन करवाएगा? ईस्ट्रोजन करवाएगा। जितने भी मेल सेक्स सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, प्राइमरी कैरेक्टर क्या है? स्पर्म प्रोड्यूस करना। सेकेंडरी कैरेक्टर जैसे दाढ़ी मूंछ आना, फेशियल हेयर्स होना, ब्रॉड चेस्ट होना, एग्रेसिवनेस होना। अब इसका ये मतलब नहीं आप सब लड़ाई झगड़ते करते फिरो और बोलो हम क्या करें, हमारे अंदर टेस्टोस्टेरॉन है। तो टेस्टोस्टेरॉन दिया है तो नेचर ने ब्रेन भेजा भी दिया है उसको शांत रखने के लिए, विजडम यूज करने के लिए। तो एग्रेशन, ये जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरॉन। ये सब क्वेश्चंस हैं, एक एक लाइन क्वेश्चन है जो कई बार पूछी गई है। फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ईस्ट्रोजन। मेल्स में जो सेक्स डिजायर, लिबिडो होगा, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल्स में कौन रिस्पॉन्सिबल है? ईस्ट्रोजन। यहां पर टेस्टोस्टेरॉन रोल प्ले करेगा स्पर्म फॉर्मेशन में, पर पूरा रोल प्ले नहीं करता। स्पर्म फॉर्मेशन में FSH भी कंट्रीब्यूट करेगा। फीमेल्स में FSH फॉलिकल बनवाता है, और फिर फॉलिकल के अंदर जब एग बनता है वो ईस्ट्रोजन करवाता है। तो वहां भी ईस्ट्रोजन FSH मिलकर काम कर रहे हैं, यहां भी FSH टेस्टोस्टेरॉन मिलकर काम करेंगे। ये भी वही पिट्यूटरी से आ रहा है, ब्लड और टेस्टिकुलर आर्टरी के थ्रू होता हुआ आ रहा है। इतना समझ में आया? ये जो अंदर ये हमने क्या बनाया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाया है। इसको जब कट करके देखा तो इसमें 2 तरह के सेल्स मिले। कुछ तो क्यूब लाइक थे, क्यूब मतलब लेंथ और ब्रेथ इक्वल, ऐसे क्यूब जैसे, और कुछ ऐसे लंबे लंबे सिलेंड्रिकल कॉलम जैसे सेल्स थे। 2 तरह के सेल्स मिले और बीच में खाली जगह मिली। ये सब न्यूक्लियस है, ये खाली जगह मिली। ठीक है, इतना समझ में आया? ये एक्चुअली यहाँ की कहानी है, यहाँ होगी ये पूरी, अपन ऐसे TS करके देख रहे हैं। ये वाले जो क्यूब लाइक सेल है, सिंगल लेयर है। अगर सिंगल लेयर है तो मैं सिंपल बोलूं या कंपाउंड एपिथेलियम? सिंपल। तो ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही प्राइमरी जर्म सेल हैं जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, इन्हीं से स्पर्म्स बनने वाले हैं। तो अगर कोई पूछे कि मेल बॉडी में कौन सा ऑर्गन स्पर्म बनवाता है? टेस्टिस। टेस्टिस में कौन स्ट्रक्चर बनवाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और उसके कौन से सेल्स बनवाते हैं? प्राइमरी जर्म सेल, जो सिंपल क्यूबॉइडल है। ये तो स्पर्म बना देगा, बट उसको बेचारे को भूखा थोड़ी ना मारेंगे, आगे जाके तो उसे सेमिनल वेसाइकल खाना देने वाला है, फ्रक्टोज। पर तब तक ही अगर उसको खाना नहीं मिला तो वो तो पहले ही मर जाएगा। तो उसके खाने पीने के लिए ये मम्मियाँ हैं। मम्मी तो एक है, बाकी सब चाची ताई ये सब है उसके खाने पीने का व्यवस्था करने के लिए। ये नेचुरली, ये तो बच्चे या बड़ी, तो सर्टोली सेल्स लंबे, क्यूब ये जर्म सेल्स छोटे, याद रखना बहुत आसान है। इसे कहते हैं सर्टोली सेल्स या
ये खाना पीना देंगे तो नर्स सेल्स, या इसे सस्टेन करेंगे तो सस्टेंटैक्युलर सेल्स, ये सारे इसके नाम है, सब आने चाहिए, ठीक है। स्पर्म बनेगा यहाँ से, यानी स्पर्मेटोगोनिया अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्म बनेगा इससे, इस लेयर से, और बनने के बाद जैसे ही वो बनेंगे वो अपना सर यहाँ धसा देंगे, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग होती है वैसे ये धसा देंगे यहाँ पर, और यहाँ से फिर वो खाना लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, बड़े होंगे। मोटिलिटी नहीं, चलना नहीं सीखा, वो तो यहाँ पर फिर आने वाले हैं एपिडिडाइमस, वहाँ पर होगा, उसको भेजा जाएगा गुरुकुल में सीखने के लिए, घर के बाहर, टेस्टिस के बाहर। अभी तो इसने खाना ले लिया है, नरिशमेंट का काम कर रहा है, और फिर ये जब अच्छे से नरिश हो जाएंगे, अब इनका बुलावा आ जाएगा, बोला अब चलो तुम जाओ, अब आगे सीखना है, युद्ध लड़ना वड़ना चलना सब सीखना है, काम धंधा करना है, तब ये अपना सर बाहर निकालेंगे, सर बाहर निकालेंगे, इस फ्लूइड में आएंगे, और ये किस में खुल रहा है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ट्यूबुलाई रेक्टा है, वो किस में खुल रहा है, रेटे टेस्टिस, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर चले गए, मतलब यहाँ पर आ जाएंगे, इस जगह पर आ जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। स्पर्मिएशन का मतलब है जब स्पर्म अपने हेड को सर्टोली सेल से खींचेगा और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेगा, उसे स्पर्मिएशन कहते हैं। और जो स्पर्म बनेगा उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। उसमें जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा, मैं आपको बताऊंगी, उसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो पूरा स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस, आखिरी वाला स्टेप स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना स्पर्मियोजेनेसिस, और ये प्रोसेस स्पर्मिएशन। इन दोनों पे क्वेश्चन आया है, आई थिंक अभी 2 साल पहले ही स्पर्मियोजेनेसिस पे क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत कॉमनली आता है। तो ये दोनों एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ना, घर पे अभी सिर्फ सुनो। एक इंसान एक बार में एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। सो स्पर्मिएशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इतना समझ में आया? अब मम्मी केवल इतना सा काम नहीं करती है, मम्मी के बहुत सारे काम होते हैं घर में, खाना बनाना तो होता ही है, पर बहुत सारे होते हैं। एक तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूट्रिशन, दूसरा अगर कोई आड़े टेढ़े स्पर्म्स बन गए हैं, एबनॉर्मल स्पर्म्स बन गए हैं, भाई उनको क्यों खाना खिलाएं, उनको क्यों मोटिलिटी दें, कैल्शियम फ्रक्टोज क्यों उन पर बर्बाद करें, तो ये सेल्स उन्हें खा जाते हैं पहले ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे फैगोसिटाइज डेड एंड एबनॉर्मल स्पर्म्स। नंबर 3, ये इनका साफ भी करते हैं, ये ब्लड और टेस्टिस के बीच में एक बैरियर की तरह काम करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ब्लड टेस्टिस बैरियर या ब्लड सर्टोली सेल्स बैरियर बनाते हैं, ताकि ये जो अच्छे वाले स्पर्म्स हैं इनको कहीं ऐसा नहीं हो कि अपना ही इम्यून सिस्टम, नए नए बन रहे हैं फौरन समझकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेस्टोस्टेरोन महाराज यहां पर आएंगे बाहर से, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन में करने वाले हैं। ऐसा नहीं हो कि ये जैसे घुसने की देर है ये उसको पकड़ लेते हैं, उसके लिए जो प्रोटीन बनाते हैं वो भी यही बनाते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि टेस्टोस्टेरोन को पकड़ के रखा जाए और वो अपना काम यहां पर कर सके, वरना वो नेचुरल टेंडेंसी होगी उसकी कि वो बाहर भागेगा। इसके अलावा 3 हार्मोन्स और प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया एबीपी, इनहिबिन। इनहिबिन क्यों? ताकि जब एफएसएच वर्क कर रहा है और वो स्पर्म्स बनवा रहा है, मान लो ओवर स्पर्म्स बनने लग गए, तो ये इनहिबिन ब्लड के थ्रू, हार्मोन है, ये ब्लड में डाल दिया जाएगा, वही टेस्टिकुलर वेन में डाल दिया जाएगा, इंफीरियर वेना केवा में जाएगा, हार्ट में जाएगा, आयोटा में आ जाएगा, फिर वहां से घूमता फिरता ये पिट्यूटरी में पहुंचेगा और वहां पर जाकर पिट्यूटरी को बोलेगा भाई एफएसएच बनाना बंद करो, हम पे ऑलरेडी बहुत स्पर्म्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनहिबिन कौन सिक्रीट करता है? सर्टोली सेल्स। सेकंड क्वेश्चन, किसको इनहिबिट करता है? एफएसएच को। कब करता है? जब स्पर्म फॉर्मेशन ओवर हो गया है तब, फीडबैक इनहिबिशन जिसे हम कहते हैं। तीसरा, ये एक ऐसा हार्मोन बनाता है जिससे कि बिल्कुल क्लियर कट बॉडी को सिग्नल मिले कि ये मेल बॉडी है, फीमेल बॉडी नहीं है, यहाँ कोई फैलोपियन ट्यूब, कोई यूट्रस कुछ नहीं बनने वाला, सिर्फ और सिर्फ मेल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। एंटी मुलेरियन हार्मोन, या एम से ही लिखना है तो मुलेरियन इनहिबिटरी हार्मोन। एक्चुअली मुलेरियन डक्ट वो होती है जिससे यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ये सब फीमेल स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, उसको भी इनहिबिट करना जरूरी है, कहीं धोखे से वो नहीं बन जाए। तो ये सारे हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये एक एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है, एरोमेटेज। ये मैं इसलिए डिटेल में ले रही हूँ, हालांकि एनसीईआरटी में ये सब नहीं दिया, बट इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। एरोमेटेज क्या करता है?
आपको जान के आश्चर्य होगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कि लिटिल अमाउंट में ईस्ट्रोजन भी चाहिए प्रॉपर स्पर्म्स बनने के लिए, उनके सस्टेनमेंट के लिए। और ईस्ट्रोजन हमेशा टेस्टोस्टेरॉन से बनता है, तो टेस्टोस्टेरॉन से ईस्ट्रोजन बनाने का जो काम है वो ये एरोमेटेज करता है, लिटिल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स हैं सर्टोली सेल्स के। इस पर कोई लोड नहीं डाला गया, तुम तो भैया स्पर्म बनाओ, पता पड़ा दूसरे काम कुछ और दे दिया तो इसमें गड़बड़ कर दी, बाकी सारा काम सब काम सर्टोली सेल्स करते हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए इसको एक बार क्विकली देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, अब आप समझ सकते हो ये सारे क्या हैं, ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाए हुए हैं सारे, और ये बीच बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ पर लीडिक सेल्स होंगे, इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे, और ये यहाँ पर क्यूब लाइक जर्म सेल्स भी मिलेंगे इस एपिथेलियम में और सर्टोली सेल्स भी मिलेंगे। ये देख लीजिए सर्टोली सेल बनाए हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनाए हैं, फाइनली जो स्पर्म्स बन जाएंगे और इंटरस्टिशियल सेल बनाया हुआ है। ये टीएस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। डायग्राम की लेबलिंग तक आनी चाहिए आपको एनसीईआरटी के, पहचानना सब कुछ आना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी हूँ आपको, तो मैं इसे स्किप करती हूँ। इस तरह से ये स्पर्म्स बनते जाएंगे, अभी अपन पढ़ेंगे, और फिर ये फाइनली रिलीज होते जाते हैं इनटू रेटिटेस्टिस। अब मैं एक बार पीछे की स्लाइड पर जा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको टेस्टोस्टेरॉन के फंक्शंस एक बार दिखाने थे। टेस्टिस के फंक्शन की बात की थी, अब टेस्टिस में दो काम हो गए। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तो स्पर्म्स बन रहे हैं और ये बीच वाली स्पेस से मेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो इनके क्या काम है, एक तो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, एपिडिडाइमस जितने भी सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं सबका डेवलपमेंट, जितने भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं सेक्स डिजायर और डिसेंड ऑफ टेस्टिस में भी हेल्प करते हैं। अब बच्चे बहुत बार मेरे से पूछते हैं कि मैम जब टेस्टिस बना ही नहीं, अभी तो नीचे आया ही नहीं है, तो फिर डिसेंट ऑफ टेस्टिस में टेस्टोस्टेरॉन का रोल कैसे हुआ। तो ध्यान रखिए एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वहाँ पे भी तो लिटिल अमाउंट में सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं, वो तो बन चुका है, वहाँ से जो टेस्टोस्टेरॉन निकलता है वो हेल्प करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस में। बहुत बहुत सिंपल है, स्पर्म फॉर्मेशन समझ लो, एग फॉर्मेशन oogenesis में भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि एक्चुअली जो फंडा है वो दोनों में सेम है। लगता ऐसा है कि oogenesis बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल सिंपल है अगर अपन बेसिक समझ लें। स्टार्ट करूं मैं स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन 3 स्टेजेस में होगा। ये 3 स्टेजेस oogenesis में भी ऐसे की ऐसी मैं आपको पढ़ाऊंगी। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, उसमें भी होगा, फिर होगा ग्रोथ फेज, उसमें भी होगा, और फिर होगा मैच्योरेशन फेज, उसमें भी होगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई मतलब यहाँ डिवीजन होगा यानी माइटोसिस होगा। ठीक है, ग्रोथ मतलब सिर्फ किसी चीज में बढ़ोतरी होना, यहां कोई डिवीजन नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो डिवीजन, ओनली ग्रोथ विल हैपन। या डिवीजन होगा वो मियोसिस होगा। सेम कहानी हम oogenesis में भी पढ़ेंगे, ये एज इट इज याद कर सकते हो आप। अब देखिए क्या होगा, सपोज करो ये वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये उसकी एपिथेलियम है, ये बीच में एक सर्टोली सेल बना देती हूं मैं। ये हर एक सेल क्या है, स्पर्मेटोगोनिया लिख सकते हैं, हाँ या ना? सोना नहीं है, अभी तो पहली क्लास है। स्पर्मेटोगोनिया आ रहा है ना समझ में? सो तो नहीं रहा है कोई? अब जो सो रहा है वो थोड़ी बोलेगा हाँ, पर वो जाएगा कम से कम ये सुन के थोड़ी देर के लिए। तो स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल, जर्म है ये, बीज है जिससे बनने वाला है स्पर्म। सोचकर बताइए डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? डिप्लॉइड। ये नॉर्मल बॉडी का सेल है, अभी कोई मियोसिस कहीं नहीं हुआ है। जैसे बॉडी का स्किन सेल है, लिवर सेल है, मसल सेल है, वैसे ही ये जर्म सेल है, तो ये बिल्कुल डिप्लॉइड है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। 2n होगा, वही मेल है तो 44 + XY होगा। अब पहला मल्टीप्लिकेशन फेज होगा, मतलब ये मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 स्पर्मेटोगोनिया से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये अपना नंबर बढ़ा रहे हैं क्योंकि जब वो बच्चा पैदा हुआ था तब तो एक फिक्स नंबर था। फिर प्यूबर्टी आई, जब प्यूबर्टी तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकला? हाइपोथैलेमस से। उसने FSH LH को रिलीज करवाया, LH तो टेस्टोस्टेरोन निकलवाएगा सेल्स पे काम करके। FSH इन पे भी काम करता है, सर्टोली सेल पे भी काम करता है।
बहुत सारे हार्मोन सर्टोली सेल से निकलवा देता है और इन पर वर्क करके इन स्पर्मेटोगोनिया को एक्टिव कर देता है। अब ये मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, ये नंबर बढ़ाना शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया एक बार में 7 माइटोसिस करता है। एक माइटोसिस के बाद 2, 2 के बाद 4, 3 के बाद 8, 4 के बाद बोलो बोलो मेरा एग्जाम थोड़ी है 16, 5 के बाद 32, 6 के बाद 64 और 7 के बाद 128। 128 सेल्स एक बनाता है एक स्पर्मेटोगोनिया, इतना मल्टीप्लाई करता है, फिर इसकी जान पूरी निकल जाती है, फिर ये खत्म हो जाता है। ऐसे सारे करेंगे। अब इस फेज को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। बस, तो मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा मतलब है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया बनना। अब कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो हैं वो ग्रो करेंगे। ग्रो मतलब वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेंगे, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म बनाएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे। उसी स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ग्रोथ फेज कहलाएगा। बताइए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? अब बोलो डिप्लॉइड, कोई डिवीजन नहीं हुआ है। तो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनना ये ग्रोथ फेज है। और क्वेश्चन आता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बनने में कोई डिवीजन इन्वॉल्व है क्या? सिर्फ ग्रोथ इन्वॉल्व है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये फर्स्ट मियोसिस में एंटर करेगा और जैसे ही मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1 के एंड में कितने बनते हैं? 2 इक्वल साइज के 2 सेल बन गए, इक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ, दोनों में आधे आधे क्रोमोसोम्स चले गए, एन ये बने हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब मियोसिस 1 के बाद वो इंटरकाइनेसिस स्टेज आएगी छोटी सी, फिर मियोसिस 2 होगा तो ये भी 2 में डिवाइड होगा, ये भी 2 में डिवाइड होगा, ये मियोसिस 2 हुआ। अब क्रोमोसोम नंबर कितना रह जाएगा? वही एन रहेगा। तभी तो बोलते हैं टोटल मियोसिस के बाद आधा रह गया है। इन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स। और ये पूरा मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2 इज इक्वल टू मैच्यूरेशन फेज। सेम कहानी जेनेसिस में पढ़ेंगे। ऊगोनिया से ऊगोनिया बनना कौन सा स्टेज है? मल्टीप्लिकेशन। ऊगोनिया की ग्रोथ होके प्राइमरी oocyte बनना ग्रोथ फेज। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी oocyte से ओवम बनना मैच्यूरेशन फेज। तो ध्यान रखो मैच्यूरेशन फेज मतलब जब मियोसिस हो रहा है। नेचुरली यहां पर ये लॉन्गेस्ट फेज होगा, सबसे बड़ा फेज होगा। इतना समझ में आया? अब 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी, लेकिन अगर मैं पूछूं 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स कितने बन रहे हैं तो 4। 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं? 2। 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं। अब तो समझने लग गए हो, ये उल्टा नहीं है, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये एक में दोनों में 22 आएंगे, 44 थे, एक में x चला जाएगा, एक में y चला जाएगा। यहां पर भी 22 प्लस एक में x और एक में, हाँ वेरी गुड, अब नहीं फंसते हो आप लोग। ये तो x ही देगा ना, इस पे है ही वो, और ये दोनों y। तो कुल मिला के 4 में से 2 में x आ जाएगा, 2 में y। 50% x 50% y ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस डायग्राम में यही है, वेरियस स्टेजेस में आपको दिखेगा। अगर आप इस समय सेक्शन लो, कुछ स्पर्मेटोगोनिया के फॉर्म में होंगे, कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दिखेंगे, कुछ सेकेंडरी की स्टेज में दिखेंगे, कुछ से स्पर्मेटिड्स बने हुए दिखेंगे, कुछ में अब ये स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा और कुछ स्पर्म्स दिखेंगे। देखिए ये जो स्पर्मेटिड है, अब इसके बाद भी कोई डिवीजन नहीं होगा, इसमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंजेस होंगे। क्यों होगा समझिएगा। स्पर्मेटिड तक सारे सेल्स नॉर्मल सेल्स की तरह गोल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये 22 प्लस x या y जो भी कुछ है, ER, गोल्जी, लाइसोसोम जैसा एक टिपिकल यूकैरियोटिक एनिमल सेल होता है वैसा है। लेकिन इसे हमें बल्क में मतलब 200 to 300 मिलियन एक बार में वेजाइना के अंदर भेजना है। तो हम ये चाहते हैं कि ये एकदम तीर की तरह कॉम्पैक्ट हो जाए। तो हम इसे गोल मोटा सा नहीं चाहते, हम चाहते हैं इसका शेप ऐसा हो, इसकी एक लंबी सी टेल हो जाए, खूब लंबा फ्लैजिला, ताकि ये फटाफट मूव करे। और हम ये चाहते हैं कि इसको कम से कम खाना देना पड़े। भाई हम ज़्यादा एनर्जी नहीं खर्च करना चाहते, तो हम क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया तो रख लेंगे, ATP बनाना है। क्या काम है इसको ER का? हटाओ, ये तो ऑलरेडी बन चुका है, इसको प्रोटीन लिपिड बनाने ही नहीं है, गायब करो।
गोल्जी का क्या काम है, हटाओ, लेकिन गोल्जी को यहाँ टोपी के फॉर्म में एक्रोसोम बना देते हैं। न्यूक्लियस तो रखना पड़ेगा, सेंट्रियोल रखना पड़ेगा, तो जो जो रखना पड़ेगा वो रख लेते हैं, जो जरूरत नहीं है उसको हटा देते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ER इसमें जैसे नहीं मिलता है, लाइजोसोम्स इसमें नहीं मिलेगा, रिक्वायर्ड नहीं है, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया खूब सारे मिलेंगे। साइटोप्लाज्म भी कम कर दिया ताकि वॉल्यूम कम हो जाए, उसका साइज छोटा हो जाए और लंबा सा रहे, तो और यहां पर एंजाइम्स दे दिए जो को भेज सकते हैं। तो ये जो चेंज हो रहा है, यहां कोई डिवीजन नहीं हो रहा, प्लीज ध्यान रखिए, यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, इसे ही स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस बहुत बार क्वेश्चन आया है, स्पर्मेटिलियोसिस भी कई बार बोलते हैं, बट जो आता है एनसीईआरटी में स्पर्मियोजेनेसिस दिया है। ये इस तरह से यहां पर हमें कई सारे देखिए, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड स्पर्म्स, स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, तो वो भी नेचुरली कैसा होगा, हैप्लॉइड ही होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक फंडा है, तो ध्यान रखिए कि ग्रोथ फेज और स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पर कोई भी डिवीजन नहीं हो रहा, डिवीजन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और मैचुरेशन, फर्स्ट और थर्ड स्टेज में हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में कैसा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस, और मैचुरेशन में दोनों मियोसिस इज इक्वल टू मैचुरेशन फेज। इतना क्लियर है? आगे बढ़ूं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, देख सकते हैं। प्यूबर्टी पर ये सब कहानी शुरू हुई जब FSH LH आए हैं, तब ये स्टोरी शुरू हुई है, इसीलिए एट प्यूबर्टी लिखा है। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ, देखिए यहां पर क्या किया है, यहां पर दो फेजेस को क्लब कर दिया एनसीईआरटी में, ये है मल्टीप्लिकेशन फेज, और उनमें से कुछ डिफरेंशिएट हुए यानी स्पेशलाइज्ड हुए, विशेष बने, ग्रो करके, ये है ग्रोथ फेज, इससे बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ध्यान रखो, इन दोनों फेजेस को एनसीईआरटी में क्लब कर दिया है, और फिर फर्स्ट मियोसिस, सेकेंड मियोसिस, ये पूरा मैच्योरेशन फेज है, फिर यहाँ सिर्फ डिफरेंस, स्पेशलाइजेशन, ये स्पर्मियोजेनेसिस है। इतना क्लियर है? तो एनसीईआरटी में आज जाकर ये चीज नोट भी कर लेना कि इसका क्या मतलब है, और ये आपको लिखना आना चाहिए। ये माइटोसिस, डिफरेंशिएशन, वो ब्लैंक दे देंगे और दे देंगे, तो ये अपने को अच्छे से नोट डाउन करना आना चाहिए, ठीक है। नाउ ये मैं ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ आपको, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आपने खुद ही आंसर कर दिया, मैं स्किप कर रही हूँ, नोट्स में है, एक बार देखना। इस फ्लो चार्ट में कंफ्यूज मत होना, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है, एक स्पर्मेटोगोनिया 7 माइटोसिस करता है, यानी एक स्पर्मेटोगोनिया से 128 स्पर्मेटोगोनिया बनेंगी। ये बताओ अगर 128 स्पर्मेटोगोनिया बन रही हैं तो उनसे मैक्सिमम कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन सकते हैं? 128, और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म्स बन रहे हैं, तो 128 से कितने बन सकते हैं? 512। तो क्या मैं ये कह सकती हूं कि एक्चुअली ओरिजिनल एक स्पर्मेटोगोनिया से कितना चांस है मैक्सिमम स्पर्म्स बनने का? 512। इसमें पूरे में करीब 3 महीने लगते हैं, मतलब वो 7 बार डिवाइड करे, खूब सारे स्पर्मेटोगोनिया बनाए, उनसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, उनसे फाइनली स्पर्म्स बने, ये 3 महीने। इसीलिए हम लोग जब भी कोई इनफर्टाइल कपल आता है और उसको मेडिकेशन देना होता है, अगर सीमन में प्रॉब्लम है, स्पर्म प्रॉब्लम है, तो हमेशा मेडिसिन 3 महीने के लिए दी जाती है, 3 मंथ्स का कोर्स दिया जाता है, क्योंकि 3 मंथ्स में स्पर्मेटोगोनिया की साइकिल जो है वो चेंज होती है। यहाँ 74 डेज लिखा है, 74 to 90 डेज, ये एक एवरेज होता है। इतना डिटेल हालांकि आपसे नहीं पूछते हैं। अब फटाफट बस एक स्पर्म का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। चल, स्पर्म जो है 55/5 माइक्रोन होता है। ध्यान रखो, लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है, तो 55 क्या होगा, लेंथ या ब्रेथ? लेंथ। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक्चुअली 4 पार्ट्स होते हैं। यहां देखिएगा, पहला है सर, फिर ये छोटी सी गर्दन, ये देखो बुक में नहीं, ये मिडिल पीस, और लंबी सी टेल। ये क्वेश्चन आता है, स्पर्म का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? टेल। ये पहला क्वेश्चन है, डायग्राम में ही दिख जाएगा आपको, ये लॉन्गेस्ट है। अब स्पर्म एक सेल है, सेल है तो सेल मेम्ब्रेन है, तो ये एक्चुअली क्या है, मैंने जो बनाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा। हेड में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, पहला एक्रोसोम जो एक मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी है जिसके अंदर एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और फिर है न्यूक्लियस, इसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। नेक में 2 सेंट्रियोल्स हैं, एक पास वाला, एक दूर वाला। अब ये पास और दूर हमेशा न्यूक्लियस से देखा जाता है, तो न्यूक्लियस के पास ये ऊपर वाला है,
पास मतलब ये प्रॉक्सिमल हो गया और ये इससे दूर है तो ये डिस्टल हो गया। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं और जगह बचाने के लिए उन्हें स्पाइरली अरेंज कर दिया है ऐसा। इस अरेंजमेंट को कहते हैं नेबनकन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये मिडिल पीस है और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से एटीपी मिलेगी जिस कारण ये टेल मूव करेगी तो इसे पावर हाउस कहते हैं। अब ये टेल है मतलब टेल के अंदर फ्लैजिला है ऐसा। और फ्लैजिला आप सबने सेल में पढ़ा है, हम भी पढ़ेंगे। 9+2 अरेंजमेंट होता है। फ्लैजिला की बेसल बॉडी भी होती है एक्सोनीम, तो ये एक्सोनीम यहीं से स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये सेंट्रियोल है, बेसल बॉडी भी तो सेंट्रियोल होती है 9+0। तो ये एक्चुअली क्या है, ये बेसल बॉडी की तरह काम कर रहा है। इसने ये फ्लैजिला निकाल दिया, पर यहाँ फ्लैजिला ना कहकर एक्सोनीम कह रहे हैं और फिर ये प्रॉपर फ्लैजिला हो जाएगा। तो सेकेंड जो डिस्टल है ये बेसल बॉडी की तरह काम करता है 9+0 अरेंजमेंट, और पूरा स्पर्म घुसता है फीमेल बॉडी के अंदर, एग के अंदर पियर्स करता है। बाद में ये सब डीजनरेट हो जाता है। ये तो पहले ही फट जाती है, ये फ्यूज कर जाएंगे, फर्टिलाइज, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर बनेगा ताकि उस जाइगोट में पहला डिवीजन हो, क्योंकि एग के पास सेंट्रियोल नहीं होता, हम पढ़ेंगे। ठीक है, बस यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, सब नोट्स में है। एनसीईआरटी का डायग्राम, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस जिसमें जेनेटिक मटेरियल है, ये दो नेक में दो सेंट्रियोल्स हैं। ऊपर वाला कौन सा होगा, प्रॉक्सिमल। फिर ये मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया और ये टेल, ये सब हम लिख चुके हैं। ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था, ये सब मैं बता चुकी हूँ। अब इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, और ट्रिक ये है, अगर आप लोगों को मालूम हो, प्रेगनेंसी में चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्रेगनेंसी के टाइम को एंटीनेटल टाइम बोलते हैं। फिर नेटल मतलब बर्थ होना, नेटालिटी पढ़ते हैं ना, बर्थ रेट, नेटालिटी रेट, और पोस्ट नेटल मतलब आफ्टर डिलीवरी। तो प्रेगनेंसी के 9 महीने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेकअप्स कराए जाएं, ताकि अगर बीपी बढ़ रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो टाइम पर पिक हो सके, ट्रीट हो सके। यही हमारी ट्रिक है। एंटीनेटल चेकअप्स आर मस्ट इन फुल प्रेगनेंसी, 9 मंथ्स में इंपॉर्टेंट हैं। इससे सारे स्ट्रक्चर्स हमें याद हो जाएंगे। एक्रोसोम, न्यूक्लियस, ये बना हेड। चेकअप्स में सेंट्रियोल्स दोनों नेक में, एक्सोनीम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया मिडिल पीस, एनर्जी चेंबर, पावर हाउस, और एफ से है फ्लैजिला जो बनाएगा टेल। मैं क्विकली रिवाइज करती हूँ। एक्रोसोम में ऐसे एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जो एग के लेयर्स को भेदेंगे। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, कॉम्पैक्टली पैक्ड डीएनए। सेंट्रियोल में प्रॉक्सिमल वाला फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में हेल्प करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वाला जो है डिस्टल, वो बेसल बॉडी की तरह काम कर रहा है, उससे एक्सोनीम और फिर फ्लैजिला बनेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी बनाएगा। एक और कभी कभी पूछते हैं, ये जो पतली सी लेयर है साइटोप्लाज्म की इधर, इसे मैनशेट कहते हैं, मैनशेट, राइट। सो इसके साथ ही आज की क्लास अपन वाइंड अप करते हैं। नहीं, एक ये तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए इसको मैं बता देती हूँ। ये बताया था आपको, प्यूबर्टी पे क्या होगा, जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच एलएच निकलेगा, एलएच लीडिक सेल पे काम करके टेस्टोस्टेरॉन बनवाएगा, खत्म काम। एफएसएच 2 जगह काम करता है, एक सर्टोली सेल्स जिससे इनहिबिन निकलेगा जो उसी का फीडबैक इनहिबिशन करेगा, और दूसरा स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। तो ध्यान रखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस डायरेक्टली तो एफएसएच कंट्रोल करता है, बट टेस्टोस्टेरॉन भी हेल्प करता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। और जब भी ये वाले हार्मोन ज़्यादा होंगे, जैसे टेस्टोस्टेरॉन हो गया या एफएसएच ज़्यादा है तो इनहिबिन निकल रहा है, तो फिर ये फीडबैक इनहिबिशन करते हैं। ये क्लियर है सबको या बताऊं? नहीं है तो बोल दो एक जना। चलो, फीडबैक का मतलब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर ये ही जाएगा पिट्यूटरी के पास और बोलेगा अब एलएच बनाना बंद करो, या हो सकता है ये सीधे बॉस पे चला जाए, जीएनआरएच ही कम हो जाएगा निकलना, तो एलएच ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो ये इनहिबिट कर रहा है, फीडबैक दे रहा है। ये अपना फीडबैक, जैसे क्लास के बाद मैं आपसे पूछती हूँ स्पीड कम या ज़्यादा तो नहीं करनी, ये भी बता रहा है कि स्पीड कम करो या ज़्यादा करो। तो ये अपना फीडबैक दे रहा है कि भैया बहुत ज़्यादा हो गया, रुक जाइए। इसे कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, इसके साथ ही अब हम फाइनली आज की क्लास, ये तो मैं समझा चुकी हूँ, ये सब बता चुकी हूँ, वाइंड अप करते हैं। आज हमने मेल सेक्स सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा,
मैं क्विकली रिवाइज कर देती हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्टल सिस्टम, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, स्क्रॉटम, पेनिस को पढ़ा। टेस्टिस के अंदर हमने एलएस ऑफ टेस्टिस देखा, फिर हमने टीएस ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल देखा, सर्टोली सेल के फंक्शंस देखे, फिर हमने स्पर्म फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा और फिर हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइन हर वर्ड पे क्वेश्चन आते हैं, आज जाके लर्न करिएगा। कल 7:55 आओ तो मैं 5 मिनट तक इसके फटाफट आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।